अस्सलाम वालेकुम जी। किताबों पे तबसरे के सिलसिले में मैं आज एक साइंस की किताब पे बात करना चाह रहा था। हालांकि मैं साइंस का बाकायदा तालिब इल्म कभी नहीं रहा और ना मेरी इसमें कोई ट्रेनिंग है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि साइंस को समझे बगैर इंसान अपने आप को तालीम याफ्ता नहीं कह सकता। दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे मेरा तजस्सुस इस कायनात के बारे में और ये जो हमारा तमाम मुआवजा है ज़िंदगी का, इसके बारे में बढ़ा, वैसे वैसे मुझे साइंस और उसकी दरियाफ्तों के बारे में और तजस्सुस पैदा हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरे लड़कपन में टेलीविज़न के ऊपर लईक अहमद साहब साइंस पे एक प्रोग्राम करते थे और वो इतना दिलचस्प प्रोग्राम था कि हम सब लोग उसे बाकायदगी से देखते थे, जिससे पता चलता है कि अगर अच्छे असातिज़ा और अच्छे निसाब और अच्छी किताबों को तरवीज दी जाए तो माशरे में बिल्कुल एक मुख्तलिफ़ किस्म की रॉ पैदा होती है और लोगों के अंदर दिलचस्पी पैदा होती है इल्मी मौज़ूआत में। कार्ल सेगन साहब ने जब अपना इंतहाई अहम प्रोग्राम कॉस्मॉस किया तो उससे तो तमाम दुनिया में वो जो उस ज़माने की जनरेशन थी और उसके बाद भी बेतहाशा लोगों की फल्कियात में और कायनात में दिलचस्पी बढ़ गई। और मुझे याद है मैंने पढ़ा कि उन्होंने वॉयेजर का जो एक मिशन जा रहा था उससे दरख्वास्त की कि वो जाते जाते सैटर्न से एक दफ़ा अपना कैमरा मोड़ के एक आखिरी तस्वीर दुनिया की खींचे, जो मशहूर हुई पेल ब्लू डॉट के नाम से, और उस पर उन्होंने वो किताब भी लिखी और फिर बहुत खूबसूरती से बाकायदा एक शायर की तरह बयान किया कि किस तरह से उस छोटे से धब्बे पे जो कि खला में बिल्कुल मुअल्लक है और नज़र तक नहीं आ रहा, सारी इंसान की तारीख गुजरी है और इंसान कितना एक लिहाज से बेवकूफ़ भी है इस कायनात में, लेकिन एक लिहाज से उसकी जो हकीकत है वो कितनी खूबसूरत और कितनी मुनफरद भी है। सो मेरे ख्याल में पॉपुलर साइंस एक इंतहाई अहम चीज़ है, और अगर आप कार्लो रोवेली, शॉन कैरल, जिम अल खलीली, नील डिग्रास टाइसन, ब्रायन ग्रीन, मैथ्यू बॉथवेल जैसे लिखारियों को पढ़े हैं, मैंने इन लोगों को पढ़ा है, इनके प्रोग्राम भी अब तो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, और मैं अक्सर अपने जो नौजवान हैं उनसे कहता रहता हूँ कि साइंस से मुतारिफ रहना अब तो बहुत आसान हो गया है। इसी सिलसिले में मिचियो काकू ये भी एक लिखने वाले हैं जो कि मुस्तनद एक साइंसदान रहे हुए हैं, लेकिन इन्होंने साइंस की पॉपुलराइजेशन पे बहुत काम किया है। और ये 2008 की इनकी किताब फिज़िक्स ऑफ द इम्पॉसिबल मुझे इस लिहाज से बहुत दिलचस्प लगी कि ये किस तरह से हमें तारीख भी बताती है मुख्तलिफ साइंसी दरियाफ्तों की, लेकिन ये मुस्तकबिल की जानिब भी देखती है कि आगे क्या हो सकता है। अच्छा, अब कुछ लोगों को एतराज़ है, उसमें कुछ आई एम श्योर हकीकत भी होगी कि पिछले दिनों ये कुछ बहुत ज़्यादा ही ख्याली बातें करने लगे हैं और लगता है कि अब साइंस फिक्शन ज़्यादा बोलते हैं और फिक्शन और साइंस पे कम बात करते हैं। मैं उससे तो मुतारिफ नहीं हूँ, कम से कम इस किताब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जिस पे जितनी चीज़ों पे बात हुई है वो तो काफ़ी मुरव्वजा बहसें हैं और उसके ऊपर जो तहकीक है वो भी लोगों के इल्म में है जो ये चीज़ें पढ़ते रहते हैं। और मेरा ख्याल में ये किताब मतरूक भी नहीं हुई, हालांकि इसको कुछ साल हो गए और इसके बाद भी इन्होंने काफ़ी किताबें लिखी हैं, चूँकि ये सवाल अब भी उतने अहम हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ों में मज़ीद कुछ चीज़ें दरियाफ्त हो चुकी हैं, और कुछ चीज़ों की तो उन्होंने बाकायदा निशानदही भी की थी कि ये जो हेड्रॉन कोलाइडर्स हैं वो क्या करने जा रहे हैं। हिग्स बोसॉन तब डिस्कवर नहीं हुआ था जब ये किताब लिख रहे थे। रोबोटिक्स में कई चीज़ें उसके बाद हो चुकी हैं, लेकिन ज़्यादातर सवाल अब भी उतने ही मुस्तनद हैं और उसके ऊपर जो बहस है वो उतनी ही दिलचस्प है। अच्छा, अब इस किताब का प्रेमिस बहुत दिलचस्प है, और वो है कि बहुत से नामुमकिनात हैं, चीज़ें ऐसी हैं जिनको नामुमकिनात में या इम्पॉसिबिलिटीज़ में शुमार किया जाता है। फ़िज़िक्स के कवानीन के या तो साथ वो मुताबिकत नहीं रखती, या ये कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है या वो नॉलेज नहीं है कि हम उनको मुमकिन बना सकें। 10 ऐसी चीज़ें उन्होंने क्लास 1 इम्पॉसिबिलिटीज़ में रखी हैं कि जो फिज़िक्स के कवानीन के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हम शायद इस सदी या अगली सदी में जाके किसी स्टेज पे ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसी मज़ीद डिस्कवरीज कर सकें कि ये मुमकिनात में शुमार हो सकें। वो 10 चीज़ें क्या हैं? फोर्स फील्ड्स, इनविजिबिलिटी, फेजर्स एंड डेथ स्टार्स, टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी, साइकोकिनेसिस, रोबोट्स, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स एंड यूएफओज के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता, स्टारशिप्स, और एंटाई मैटर एंड एंटाई यूनिवर्स के जो तस्वुरात हैं उसमें मज़ीद कोई पेशरफ्त। दूसरी कैटेगरी ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज़, क्लास 2 इम्पॉसिबिलिटीज़, वो हैं जिनके बारे में अभी हमारी मालूमात या हमारा इल्म जो है वो कदरे मुबहम है। ये हमारी एज ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे अभी हैं, कुछ कुछ खाका धुंधला सा नज़र आना शुरू हुआ है, लेकिन अभी बहुत तहकीक की और बहुत ज़्यादा दरियाफ्त की जो है वो ज़रूरत है। हो सकता है कि इसमें कोई मज़ीद पेशरफ्त हो और इसमें हम कुछ कर पाएँ और कहीं जा पाएँ, लेकिन उसके लिए शायद हज़ारों साल लग जाएं, क्या पता लाखों साल लग जाएं, अगर बनी नौ इंसान तब तक बच पाई तो।
इसके अंदर आपके आती हैं इम्पॉसिबिलिटीज़, ट्रैवल फास्टर देन लाइट, टाइम ट्रैवल और पैरेलल यूनिवर्सेस। आपको बहुत अजीब लगेगा कि मैंने ये 3 चीज़ों की बात की है और ये बिल्कुल साइंस फिक्शन के मौज़ूआत लगते हैं, लेकिन ये हमने सारी इंसानी तारीख में देखा है कि जो चीज़ कभी साइंस फिक्शन में थी वो कभी कभार साइंस में बदल गई और आगे भी बदलने का इम्कान है। तो बहुत से मुस्तनद साइंसदान और लेबॉरेटरीज़ अब इन चीज़ों को ख्याली पुलाव के तौर पे नहीं लेती, बल्कि इस पे बाकायदा तहकीक हो रही है। और जो मैंने आपको मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन जिनका पहले तज़किरा किया था वो भी उस पर बहुत अच्छा लिख चुके हैं। हमेशा की तरह किसी भी इल्म में किसी भी मौजू पे बेहतरीन चीज़ ये होती है कि आप उस एरिया की मुस्तनद तरीन किताबें जो जिनको संजीदा लोग मुस्तनद किताबें समझते हैं वो एक से ज़्यादा किताबें पढ़ें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि क्या गुफ्तगू हो रही है। कोई भी एक शख्स हर चीज़ का अहाता नहीं कर सकता। तीसरी क्लास ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज़ वो हैं जो इस वक्त के जो मुरव्वजा कवानीन हैं फ़िज़िक्स के, उनके मुताबिक वो नामुमकिन है। हाँ, कल को अगर कोई नई फिज़िक्स सामने आती है, कोई नया कानून आता है, और ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ, न्यूटन के ज़माने की फ़िज़िक्स के बाद बहुत अरसा ये समझा गया कि न्यूटोनियन लॉज जो हैं वो अटल हैं, लेकिन उसके बाद क्वांटम फिज़िक्स भी आई, उसके बाद थियरीज ऑफ रिलेटिविटी भी आइंस्टाइन की आई, और अभी तक चीज़ें आगे चलती चली जा रही हैं। बहुत सी चीज़ें बाद में उनका सबूत भी मुहैया हो गया लेबॉरेटरी में, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो स्पेकुलेटिव रेल में उनको माना जाता है। अब देखिए, हम ब्लैक होल्स की बात करते थे, इवेंचुअली हमने ब्लैक होल की तस्वीर भी देख ली। इसके अंदर जो 2 चीज़ें उन्होंने दर्ज की हैं क्लास 3 इम्पॉसिबिलिटीज़ में, वो हैं परपेचुअल मोशन मशीन्स एंड प्रीकॉग्निशन, यानी कि मुस्तकबिल का हाल पहले से पता होना। अच्छा, अब जो इनका अंदाज़ है वो बहुत दिलचस्प है, और मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो एक बेहतर चीज़ हुई है पिछले सालों में वो ये है कि पॉपुलर साइंस पे जो लिखने वाले हैं वो ना सिर्फ जो लेटेस्ट रिसर्च है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो कि एक बहुत आर्ट है कि आपको अपने इल्म के ऊपर इतना अबूर हो कि आप आसान ज़बान में, ले पर्सनस लैंग्वेज में उसको बयान कर सकें, बल्कि इन्होंने इसके अंदर बेतहाशा हवाले पॉपुलर साइंस, पॉपुलर लिटरेचर, पॉपुलर फिक्शन, मूवीज़ वगैरह से दिए हैं। अक्सर स्टार ट्रैक का जिक्र आता है, मसलन जहाँ फोर्स फील्ड्स की बात हुई तो वो स्टार ट्रैक की फोर्स फील्ड से गुफ्तगू शुरू हुई, इनविजिबिलिटी में हैरी पॉटर से गुफ्तगू शुरू हुई, फेजर्स एंड डेथ स्टार्स में जो डेथ स्टार स्टार वॉर्स का मशहूर है उसका जिक्र आया। अगर आपको अदब में दिलचस्पी है और आपको फिल्म में दिलचस्पी है तब भी आपके लिए काफ़ी दिलचस्प किताब है। दूसरा, वो मुख्तलिफ फ़िज़िक्स के जो तसव्वुरात इसमें हैं उसके इर्तका की बात भी करते हैं, किस तरह से कोई ख्याल पैदा हुआ, क्या बहस हुई, किन ख्यालात, किन तसव्वुरात, किन दरियाफ्तों के ऊपर जो मौजूद और साइंसदान उस ज़माने के थे उनको बहुत सख्त किस्म के बर्ताव का सामना करना पड़ा। किसी को तो जला दिया गया, किसी को जला वतन किया गया, और किसी को इतना दिल बर्दाश्ता किया गया कि वो उसने खुदकुशी कर ली। और लेकिन इन तमाम कुर्बानियों के बाद साइंस इस नहज पे पहुंची जहाँ पे है, और अभी भी आगे गुफ्तगू जारी है और दरियाफ्त का सिलसिला जारी है। लेकिन ये जो सेंस ऑफ वंडर है, जो तसव्वुर की वुसअत है और तमन्ना की वुसअत है, इसका होना बहुत ज़रूरी है। कुछ कोटेशंस मैं पढ़ूंगा इसमें। रेडियो हैज़ नो फ्यूचर, हेवियर देन एयर फ्लाइंग मशीन्स आर इम्पॉसिबल, एक्सरेज विल प्रूव टू बी अ होक्स। ये कहा गया जी 1899 में एक फिजिसिस्ट थे बड़े मशहूर, लॉर्ड केल्विन ने। और फिर एक और साहब ने कहा, द एटॉमिक बॉम्ब विल नेवर गो ऑफ, आई स्पीक एज एन एक्सपर्ट इन एक्सप्लोजिव्स, एडमिरल विलियम लीही। एक तो ये तसव्वुर है, और एक उसके बाद ये दोनों चीज़ें ज़ाहिर है गलत साबित हुई। ऐसे लोग हैं जो नामुमकिन के मुमकिन होने के बारे में कम अज़ कम सोचते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि इंसान की डेस्टिनी जो है वो खुद बनाता है। आप क्या सोचते हैं और कितना बुलंद सोचते हैं, और आप सितारों पे कमान डालते हैं या नहीं डालते, और सितारों से आगे जहां और है भी के नहज पे सोचते हैं या नहीं सोचते, उससे फ़र्क पड़ता है। एक और कोटेशन, दिस फुलिश आइडिया ऑफ शूटिंग एट द मून इज एन एग्जाम्पल ऑफ द absurd length to which vicious specializations will carry scientists. The proposition appears to be basically impossible. 1826 में कहा गया, A.W. डिकर्टन साहब ने कहा, और फिर इंसान चांद पे पहुंच गया। और फिर ये कहते हैं, the finer part of mankind will, in all likelihood, never perish. They will migrate from sun to sun as they go out, and so there is no end to life, to intellect, and the perfection of humanity. Its progress is everlasting. और ये कॉन्स्टेंटीन सिल्कोव्स्की ने, जो कि मौजूद करार दिए जाते हैं फादर ऑफ रॉकेट्री, उन्होंने कहा। कहने का मकसद ये है कि ये किताब इस लिहाज से बहुत दिलचस्प है अगर आप साइंस में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन इमेजिनेशन को वाइब्रेंट रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये और इस तरह की किताबें ज़रूर पढ़िए। शुक्रिया।